हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस माइनर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, इसका यूनिट 4 का टॉपिक करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म। यूरोसेंट्रिज्म का मतलब होता है यूरो केंद्रिता। एंड इसमें हम कुछ नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव भी जानेंगे, कुछ गैर पश्चिमी विचारधाराएं जिनका हमको अध्ययन करना होता है जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में गहराई से जानते हैं। तो इसके अलावा इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या योगदान रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, ये भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं यूरोसेंट्रिज्म यानी कि यूरो केंद्रिता का क्या मतलब होता है। तो यूरोसेंट्रिज्म का मतलब होता है यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण। मतलब कि एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें यूरोप तथा पश्चिमी सभ्यता को विश्व का केंद्र माना जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि जो यूरोप है वो ही सर्वोच्च है, यूरोप की जो संस्कृति है तथा यूरोप की जो सभ्यता है वो ही सुप्रीम है, सर्वोच्च है। यूरोसेंट्रिज्म यानी कि यूरो केंद्रिता जो है, इस दृष्टिकोण में यूरोप को ही सबसे बेहतर माना जाता है। यूरोप की संस्कृति, यूरोप की सभ्यता को अच्छा समझा जाता है तथा बाकी जो देश है विश्व में उनकी सभ्यता तथा संस्कृति को नज़रअंदाज किया जाता है। दूसरे देशों की सभ्यता तथा संस्कृति को कम समझा जाता है। ये जो दृष्टिकोण है यह अन्य संस्कृतियों के योगदान तथा मूल्य को नज़रअंदाज करता है तथा केवल यूरोपीय इतिहास, संस्कृति तथा विज्ञान को ही प्रगति व आधुनिकता का मानक मानता है। मतलब कि इस विचारधारा के जो लोग हैं, यूरोसेंट्रिज्म यानी यूरो केंद्रिता को मानने वाले जो लोग हैं, वो मानते हैं कि यूरोप का जो इतिहास है, यूरोप की जो संस्कृति है, वही प्रगति तथा आधुनिकता का मानक है। बाकी जो देश हैं उनकी संस्कृति तथा सभ्यता यूरोप से बहुत ही कम है। तो ऐसे लोग जो मानते हैं इस दृष्टिकोण को ही यूरो केंद्रिता यानी कि यूरोसेंट्रिज्म कहा जाता है। अब यूरोसेंट्रिज्म जो है, इसमें क्या किया जाता है, जो विकासशील देश हैं जैसे एशिया के, अफ्रीका तथा अमेरिका कंटिनेंट के जो देश हैं, उनकी सांस्कृतिक विरासत तथा ऐतिहासिक योगदान को कम आंका गया है। सिर्फ यूरोप कंटिनेंट के जो देश हैं, मतलब कि यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं, उन्हीं की संस्कृति को इसमें उच्च माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो इसी को यूरोसेंट्रिज्म कहते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें यूरो केंद्रिता का हमें क्या भूमिका देखने को मिलती है वही जानेंगे। तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है ये एक ऐसा विषय है जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग जो देश है उनके बीच के रिलेशन, उनके बीच के संबंधों को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है, मतलब कि एक ऐसा अध्ययन का क्षेत्र है जिसमें अलग अलग देशों के बीच के संबंध, उनकी राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, इन सभी मुख्य मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। इस क्षेत्र का विकास यूरोप के दृष्टिकोण पर आधारित रहा है। मतलब कि ये माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसकी शुरुआत यूरोप के दृष्टिकोण से ही हुई है, जिसके कारण इसको यूरो केंद्रिता भी कहा जाता है यानी कि यूरोसेंट्रिज्म। हालांकि विश्व में बहुत सारे गैर पश्चिमी दृष्टिकोण भी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में मुख्य योगदान दे सकते हैं। इसमें भारतीय दृष्टिकोण भी काफ़ी मुख्य माना जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ गैर पश्चिमी दृष्टिकोण जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। गैर पश्चिमी दृष्टिकोण का मतलब होता है वो विचार, वो सिद्धांत जो कि पश्चिमी दुनिया की राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक प्रक्रियाओं से भिन्न है। मतलब कि गैर पश्चिमी दृष्टिकोण का मतलब है वो देश जो कि पश्चिम में नहीं है, जो कि पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित नहीं है, ऐसे देशों का दृष्टिकोण। ठीक है। गैर पश्चिमी दृष्टिकोण में मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। गैर पश्चिमी दृष्टिकोण जो है इसमें एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका
के राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण को शामिल किया गया है कि वो क्या मानते हैं राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक विषयों के बारे में, उनकी क्या विचारधारा है। ठीक है, इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है गैर पश्चिमी दृष्टिकोण में। इसके अलावा गैर पश्चिमी दृष्टिकोण की एक विशेषता है कि इसमें यूरोप को सर्वोच्च नहीं माना जाता। मतलब कि जो गैर पश्चिमी दृष्टिकोण है इसमें ये नहीं माना जाता कि यूरोप ही सेंटर है पूरे वर्ल्ड का, बल्कि इसमें अलग अलग देशों की भूमिका का महत्व बताया जाता है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में हमको सभी देशों की सभ्यता, सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए, सिर्फ यूरोप पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये मानते हैं गैर पश्चिमी देश तथा यही है इनका दृष्टिकोण। ठीक है, अब आइए इनके दृष्टिकोण की कुछ मुख्य बिंदु जान लेते हैं, कुछ मुख्य बातें जो कि गैर पश्चिमी दृष्टिकोण में शामिल है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मुख्य भूमिका निभाती है। तो पहला है सांस्कृतिक विविधता। गैर पश्चिमी जो देश है यानी कि नॉन वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है वो सांस्कृतिक विविधता पर जोर देती हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे गैर पश्चिमी देशों की तरफ तो उनमें आपको बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक विविधता यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। एंड गैर पश्चिमी देश मानते हैं कि इस विश्व में अलग अलग देश में अलग अलग संस्कृति है, इसीलिए सांस्कृतिक विविधता बहुत प्रचुरता में है। हर संस्कृति का अपना अलग दृष्टिकोण होता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या करने का एक अलग तरीका मिलता है। जैसे अगर आप भारत की संस्कृति देखें तो भारत की संस्कृति का एक सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व, पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है, जो कि सामूहिकता तथा सहयोग पर जोर देता है। तो गैर पश्चिमी देश यही बोलते हैं कि सांस्कृतिक विविधता पर भी जोर देना चाहिए, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए वाइल स्टडी अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, ये जो गैर पश्चिमी देश है ये बोलते हैं कि जितने भी गैर पश्चिमी देश हैं उन सबकी संस्कृति भी उतनी ही मुख्य है जितनी यूरोप की संस्कृति मुख्य है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के दौरान सिर्फ यूरोप की संस्कृति को सर्वोच्च नहीं मानना चाहिए, बल्कि जो दूसरे देश हैं उनकी संस्कृति पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये इनकी थिंकिंग है। सेकंड है विकासशील देशों की आवाज़। ये जितने भी गैर पश्चिमी देश है ये मुख्यतः विकासशील है, मतलब कि अभी विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आए हैं। अगर आप देखेंगे विकसित देश तो विकसित देश वही है जो पश्चिम में है, जैसे अमेरिका, ठीक है, एंड ब्रिटेन। तो ये जो देश है जो पश्चिम की तरफ आते हैं ये विकसित हैं, जबकि ज़्यादातर जो देश हैं जो गैर पश्चिम हैं वो विकासशील है, मतलब कि वो अभी विकास की राह पर चल गए हैं, अभी वो विकसित नहीं हो पाए हैं। इसीलिए ये जो गैर पश्चिमी देश हैं ये बोलते हैं कि इन देशों के राजनीतिक तथा आर्थिक विकास के लिए भी मुख्य काम करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को। ठीक है, सिर्फ पश्चिमी देशों की सभ्यता तथा राजनीतिक व आर्थिक विकास के लिए ही कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि जो गैर पश्चिमी देश हैं उनके भी राजनीतिक तथा आर्थिक विकास के लिए मुख्य कार्य करना चाहिए। तो ये इनकी थिंकिंग है। थर्ड है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। गैर पश्चिमी देश जो हैं इनके लिए एक मुद्दा है प्राकृतिक संसाधनों का भी, क्योंकि ये मुद्दा न केवल इनके विकास के लिए ज़रूरी है बल्कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भी मुख्य है। तो ये बोलते हैं कि इनके देश में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण होना चाहिए, ताकि जो पश्चिमी देश हैं वो इनके प्राकृतिक संसाधनों का शोषण ना कर पाएँ, इसलिए ये अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी चाहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक असमानताएं। वैश्वीकरण ने गैर पश्चिमी देशों में सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं को बहुत बड़े लेवल पर बढ़ाया है, इंक्रीज़ किया है। क्योंकि वैश्वीकरण से क्या प्रभाव हुआ, जो पश्चिम के देश थे वो तो और भी ज़्यादा अमीर हो गए, जिससे वो और भी ज़्यादा विकसित हो गए, जबकि जो गैर पश्चिमी देश थे उनमें सामाजिक तथा आर्थिक असमानता बढ़ गई। जो गैर पश्चिमी देश थे वो विकासशील तब भी थे और आज तक वो विकासशील ही है। तो इसका कहीं ना कहीं कारण वैश्वीकरण को भी माना जाता है।
क्योंकि वैश्वीकरण ने क्या किया है, जो विकसित देश है, जो पश्चिमी देश हैं, उनका आर्थिक विकास किया है। ठीक है, तो ये गैर पश्चिमी देश मानते हैं, जिससे एक सामाजिक तथा आर्थिक असमानता आई है समाज में, विश्व में। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानीय समस्याओं का समाधान। तो गैर पश्चिमी देश जो वो मानते हैं कि उनकी जो स्थानीय समस्या है, चाहे वो उनकी संस्कृति, परंपरा या प्रथाओं से जुड़ी हुई हो, ऐसी स्थानीय समस्याओं का समाधान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो जो स्थानीय लोग हैं उनका विश्वास कम हो जाएगा राजनीति से या समाज से। तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। ठीक है, आइए अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत का क्या योगदान है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर हम भारत का योगदान देखें तो बहुत मुख्य योगदान देखा जाता है। पहला है साम्यवाद तथा गुटनिरपेक्षता। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। ये आपको पता ही होगा। जब शीत युद्ध चल रहा था तो पूरा विश्व जो था वो दो भागों में बट गया था। एक भाग था समाजवादी लोगों का और एक था पूंजीवादी लोगों का, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में आते थे वो देश जो कि रशिया का समर्थन करते थे, उसको सपोर्ट करते थे, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ी सोशलिस्ट कंट्री है। जबकि कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी में वो आते थे जो कि अमेरिका को सपोर्ट करते थे, अमेरिका का समर्थन करते थे, क्योंकि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी कंट्री है। ठीक है, लेकिन जो इंडिया था वो ना तो सोशलिज्म के फेवर में था, ना तो वो समाजवाद के फेवर में था पूरी तरीके से, ना ही पूंजीवाद के फेवर में था। तो इंडिया ने क्या किया, एक इन दोनों का मिक्स्ड जो इकोनॉमी होती है उसको एडॉप्ट किया। मतलब कि कुछ फीचर्स सोशलिज्म के, कुछ फीचर्स कैपिटलिज्म के। इंडिया जो था उसने ना रशिया को ज्वाइन किया, ना अमेरिका को ज्वाइन किया। तो शीत युद्ध के दौरान फिर क्या हुआ, जब इंडिया ने दोनों में से किसी को ज्वाइन नहीं किया तो इंडिया के साथ ही काफ़ी ऐसे देश थे जिन्होंने दोनों में से किसी को भी ज्वाइन नहीं किया, ना अमेरिका को ना रशिया को। और तब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी भी समूह का हिस्सा नहीं बनेंगे, चाहे वो समाजवाद हो या पूंजीवाद हो। ठीक है, तो ये आंदोलन उन देशों के लिए महत्वपूर्ण था जो ना तो पूंजीवादी थे ना साम्यवादी। ठीक है, भारत ने विकासशील देशों के बीच में सहयोग तथा एकजुटता को भी बढ़ावा दिया। तो भारत का जो सबसे बड़ा देखा जाता है कंट्रीब्यूशन विश्व की राजनीति में, वो एक तरीके से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भी देखा जाता है, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। यानी कि वो किसी की तरफ भी अलाइन नहीं होंगे, किसी को भी ज्वाइन नहीं करेंगे, ना सोशलिस्ट को ना कैपिटलिस्ट को। ठीक है, एंड एक मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाएंगे। नेक्स्ट है गांधीवादी सिद्धांत। महात्मा गांधी के जो गांधीवादी सिद्धांत थे, जिसमें अहिंसा तथा सत्याग्रह के सिद्धांत को मुख्य माना जाता था, उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक नई दिशा दी। उनके विचारों ने वैश्विक संघर्षों को सुलझाने में सहायता की तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा दिया। महात्मा गांधी का जो अहिंसा तथा सत्याग्रह का सिद्धांत था वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ पूरे विश्व में। ठीक है, थर्ड है संयुक्त राष्ट्र में भूमिका। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में मुख्य भूमिका निभाई। आज भी इसके कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है। भारत ने मानव अधिकार, विकास तथा शांति के लिए भी कई पहल की है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग। भारत ने दक्षिण दक्षिण यानी कि साउथ साउथ कोऑपरेशन के माध्यम से विकासशील देशों के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया है। ठीक है, यह सहयोग तकनीकी सहायता, व्यापार तथा निवेश के माध्यम से किया जा रहा है। नेक्स्ट है संस्कृति का योगदान। भारतीय संस्कृति जैसे योग, आयुर्वेद ने वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। ठीक है,
भारत की जो संस्कृति है ये विश्व में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी इसने सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक सुरक्षा। तो इसमें क्या होगा, वैश्विक सुरक्षा। भारत ने आतंकवाद तथा जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी सक्रियता दिखाई है। ठीक है, जितने भी वैश्विक मुद्दे होते हैं उनमें भारत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है तथा अपना विचार भी प्रकट किया, अपना दृष्टिकोण भी दिया है। भारत का मानना है कि सुरक्षा का अर्थ केवल सैन्य ताकत नहीं है, बल्कि ये आर्थिक तथा सामाजिक विकास के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही था। निष्कर्ष देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन सिर्फ पश्चिमी दृष्टिकोण तक नहीं होना चाहिए, बल्कि गैर पश्चिमी, विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण में गहरे तथा मूल्यवान जो विचार हैं उनको भी वैश्विक राजनीति को समझने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो इसका ओवरऑल यही कंक्लूज़न निकलता है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करें तो सिर्फ पश्चिमी दृष्टिकोण तक ही हमें अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि जो गैर पश्चिमी दृष्टिकोण है तथा गैर पश्चिमी दृष्टिकोण के जो गहरे विचार हैं, मूल्यवान विचार हैं, उनका भी हमको अध्ययन करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।